दोस्तों, एक व्यक्ति अपने माँ का पासबुक लेकर बैंक में जाता है और मैनेजर साहब को कहता है कि मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, ये उनका पासबुक है, जरा चेक करके बताइए इसमें पैसा कितना है, मुझे कुछ पैसा निकालना है। मैनेजर साहब जो होते हैं वो पासबुक लेते हैं और जब अकाउंट चेक करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे माँ के अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है। जैसे ही व्यक्ति ये बात सुनता है वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ थी, वो रिटायर्ड टीचर थी, तो उसे पेंशन का ही पैसा मिल रहा था और साथ ही साथ उसने बहुत सारे कमरे रेंट पर लगा रखी थी, तो उससे भी पैसा आ रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा का माँ ने क्या की होगी। मैनेजर साहब को फिर से कहता है कि जरा चेक करके बताइए कि पैसा कब निकला था। मैनेजर साहब जो होते हैं फिर से पासबुक लेते हैं और फिर से काउंट करके जो डेट बताते हैं, जब ये डेट सुनता है तो और भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो डेट बताता है दरअसल वो डेट से 2 दिन पहले ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माँ के मरने के बाद भला पैसा कौन निकाल सकता है, और फिर इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर जो सच्चाई निकल कर आती है वाकई में जब आप सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं दरअसल यह घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक जगह लगता है सिविल लाइन, और इसी सिविल लाइन में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था सुनीता मोरे। दोस्तों, सुनीता मोरेन थी, वो रिटायर्ड टीचर थी, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। उसका जो बेटा था वो बेंगलोर में अपने पत्नी के साथ रहता था और उसकी बेटी थी उसका महाराष्ट्र में कहीं शादी हो चुका था और वो भी अपने ससुराल रहती थी। दोस्तों, महिला थी, उसका उम्र लगभग 60 वर्ष पार कर चुका था और वो अपने घर पर अकेली रहती थी। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों वो रिटायर्ड टीचर थी तो उसे पेंशन भी मिल रहा था और साथ ही साथ उसने बहुत सारे कमरा था, उसे रेंट पर भी लगा रखी थी, उससे भी पैसा आता था। उसने एक नौकरानी रख रखी थी जो 10 से 11 बजे के आसपास आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। वो रोज आती थी, रोज खाना बनाती थी और रोज चली जाती थी। लेकिन एक दिन जब नौकरानी आती है और बाहर से आवाज देती है तो अंदर से मैडम कुछ बोलती नहीं है। वो दरवाजा पीटती है लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हर दिन तो मैडम एक बार में ही गेट खोल देती थी, आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है। वो लगातार दरवाजा पीटती है लेकिन जो सुनीता मोरेन होती है फिर भी अंदर से कुछ नहीं बोलती है। अब जो नौकरानी होती है वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसके आसपास में जो रेंटर था उन्हें कहती कि पता नहीं, हर दिन तो हम आते थे और एक ही बार आवाज देते थे तो मैडम खोल देती थी, आज पता नहीं लगातार मैं गेट पीट रही हूँ फिर भी मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। और बाकी का जो रेंटर लोग होते हैं वो लोग भी जाते हैं, वो लोग भी आवाज देते हैं, वो लोग भी दरवाजा पीटते हैं, लेकिन अंदर से सुनीता मोरेन फिर भी कुछ नहीं बोलती है। अब इसके बाद दोस्तों जो कुछ रेंटर था वो लोग झांक कर देखता है तो अंदर से कुछ अजीब स्मेल आ रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्मेल कैसा है, उसे कुछ अनहोनी होने का शंका होती है और वो लोग दरवाजा को तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद जो उसकी नौकरानी होती है वो अंदर की तरफ बढ़ती है और जब बेडरूम तरफ जाती है तो देखती है कि जो महिला सुनीता मोरेन थी वो बेसुध हालत में पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुकी है। वो जोर से चिल्लाने लगती है और बाकी का जो लोग होते हैं वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, चेकअप करते हैं और कहते हैं कि ये मर चुकी है, फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर साहब ये कहकर चले जाते हैं और फिर वहां का जो और कोई लोग था उसके बेटा को फोन कर देते हैं। जो तो उसका बेटा था वो तुरंत अपनी बहन को फोन करता है और उसकी जो बहन थी वो महाराष्ट्र में रहती थी तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अपने माँ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। वो भी पता करने का कोशिश करती है लेकिन उन्हें सब कहता है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसी से इसकी मौत हुई है। इधर उसका जो बेटा था, बहू था, वो दोनों ही बेंगलोर से फ्लाइट लेते हैं और फ्लाइट से वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये सभी लोग मिल करके उस महिला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसका बेटा और बहू था कुछ दिनों वहीं पे रहता है। अब जब वहीं पे रहता है तो एक दिन वो कुछ ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते जब अलमारी खोलता है तो अलमारी में उसके माँ का पासबुक मिलता है। वो सोचता है कि इसमें बहुत सारा पैसा होगा तो हम कुछ पैसा निकाल लेंगे। वो बैंक में जाता है और मैनेजर साहब को कहता है कि मेरे माँ का पासबुक है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जरा चेक करके बताइए इसमें पैसा कितना है, मुझे कुछ पैसा निकालना है। मैनेजर साहब जो होते हैं वो पासबुक लेते हैं और अकाउंट चेक करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे माँ के अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है। जैसे ही व्यक्ति ये बात सुनता है वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी माँ थी, वो रिटायर्ड टीचर थी तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसे पेंशन भी मिल रहा था और साथ ही साथ जो रेंट पर कमरा लगा रखी थी वो सारा पैसा वही रखती थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा का माँ ने क्या की होगी। दोस्तों, मैनेजर साहब को फिर से कहता है कि जरा चेक करके बताइए कि पैसा कब निकला था।
मैनेजर साहब जो होते हैं फिर से पासबुक लेते हैं और अकाउंट चेक करके जो डेट बताते हैं, जब ये डेट सुनते हैं तो ये और भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो डेट था वो डेट से 2 दिन पहले ही इसकी माँ मर चुकी थी। वो अपने घर आता है और घर आकर फिर से सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन किया होगा। फिर सोते सोते उसका एक लड़का पे शक जाता है। दोस्तों लड़का था वहां पे रेंट पे रहता था और जो उसके माँ के मरने के बाद से वो गायब चल रहा था। उस लड़का को फोन भी लगाता है लेकिन उस लड़का का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दोस्तों इसके बाद वो बैंक में जाता है और बैंक में जाने के बाद मैनेजर साहब को कहता है कि जरा चेक करके बताइए कि पैसा कहाँ से निकला है। उनसे बहुत जब रिक्वेस्ट करता है तो मैनेजर साहब चेक करते हैं और जिस एटीएम से पैसा निकला था उसका लोकेशन बता देते हैं। अब इसके बाद जो उसका बेटा होता है उस लोकेशन में पहुंच जाता है और वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं और फिर उसमें देखता है जो वहां रेंटर रहता था उस रेंटर का नाम साहिल था और साहिल पैसा निकाल रहा है। दोस्तों उसका शक था वो और भी यकीन में बदल जाता है। थाने में जाता है और पुलिस वालों को कंप्लेन करता है, कहता है कि साहब मेरे माँ के मरे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मेरे माँ के मरने के बाद एक लड़का है जो मेरे माँ के अकाउंट से पैसा निकाल लिए हैं। अब जब पुलिस वाले होते हैं कहते हैं कि तुम्हारी जब माँ मरी थी तो क्या तुमने एफआईआर की थी, तो कहता है नहीं साहब मेरी माँ मरी थी, सबने कहा कि फूड पॉइजन हुआ है इसलिए हमने कोई एफआईआर नहीं किया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले जो होते हैं इस मामला को काफी सीरियस लेते हैं, उस लड़का का नंबर लेते हैं और उसके नंबर पे फोन लगाता है। तो दोस्तों जो नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब उसका लास्ट लोकेशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि कोलकाता के गली नंबर 2 और मकान नंबर 403 का आ रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं अपने दल बल के साथ उस लोकेशन में पहुंच जाता है और जो लड़का साहिल होता है उसे उठाकर थाने लेकर आते हैं और थाने लेकर आने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं। उससे पूछता है कि बताओ तुम सुनीता मोरे के साथ क्या किया था। उससे ऐसे ही पूछता है कि लड़का होता है इधर उधर की बातें करने लगता है जिससे पुलिस वाले को शक हो जाता है और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर जो कहानी सुनाता है वाकई में जब ये कहानी पुलिस वाले भी सुनते हैं तो उनको भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों लड़का था उसका नाम साहिल था और साहिल कोलकाता के गली नंबर 2 और मकान नंबर 403 का रहने वाला था। दोस्तों वहां पे उसकी माँ थी और उसका पापा था और उसका एक छोटा भाई रहता था। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके मम्मी पापा होते हैं उस लड़का साहिल का मनीषा नाम की लड़की के साथ शादी कर देते हैं। दोस्तों जो मनीषा थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। शादी के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है लेकिन अब इसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि शादी के बाद खर्चा कितना बढ़ जाता है। अब जो ये लड़का होता है साहिल पैसा कमाने का सोचता है। इसका एक दोस्त था जो कि मुंबई में रहता था, तो अपने दोस्त को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं मुंबई आ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहकर मैं भी वहां काम करूंगा। उसका दोस्त कहता है ठीक है। वो मुंबई चला जाता है और मुंबई में ही रहकर कहीं काम करने लगता है। दोस्तों वहीं रहता था, कुछ दिनों का वक्त देता है और 5-6 महीने बाद उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे घर पे मन नहीं लगता है, मैं भी मुंबई आना चाहती हूँ, मैं मुंबई घूमना चाहती हूँ, मैं आपके साथ वहीं रहना चाहती हूँ। अब साहिल जो होता है वो अपने घर जाता है और अपने पत्नी को लेकर के मुंबई चला आता है। अपने पत्नी को मुंबई लेकर आने के बाद साहिल, उसका पत्नी और उसका दोस्त एक ही रूम में रहता था। लेकिन दोस्तों साहिल था उसे अच्छा नहीं लगता था कि अपने पत्नी को अपने दोस्त के साथ रखा था, इसलिए वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं अपने पत्नी को लेकर के अलग कमरा में रहने लगूं। इसलिए वो कमरे का तलाश करने लगता है और कमरा का तलाश करते करते वही जो बुजुर्ग महिला थी जिसकी उम्र लगभग 60 साल पार हो चुकी थी, वो टीचर थी, रिटायर कर चुकी थी, उनके यहाँ पहुंच जाता है। उन्हें कहता है कि मुझे किराए पे कमरा चाहिए। वो महिला थी उन्हें कमरा दिखाती है, एक कमरा देखता है और उसे पसंद कर लेता है और अपने पत्नी के साथ उसी कमरा में रहने लगता है। दोस्तों दिन भर काम पर आता था और उसकी जो पत्नी मनीषा थी वही कमरे में रहती थी। जब रात होता था तो काम पर से आता था, अपने पत्नी के साथ समय दिया करता था। वक्त ही बीत रहा था लेकिन उसका जो कमरा था उसके कमरे में ऊपर एक झरोका था, जो झरोके में पर्दा नहीं लगा हुआ था और ऊपर से आराम से कोई कुछ देख सकता था। एक दिन जब वो लड़का था साहिल अपने पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है कि तभी जो उसकी जो मालकिन होती है वो महिला होती है सुनीता मोरेन, ऊपर के झरोकों से देखने लगती है। दोस्तों उस समय ये लोग बिना कपड़ों का था और बिना कपड़ों को साहिल संबंध बना रहे थे। अब जो उसकी मालकिन थी वैसे 60 साल पार कर चुकी थी लेकिन उसका पति का मरे हुए काफी दिन हो गया था। अभी दोनों को इस हाल में देखते हैं तो उनका भी अंदर से जो वासना था वो जागने लगता है। वो सोचने लगती है कि साहिल के साथ ये सब कैसे किया जाए।
दोस्तों इसके बाद अगले दिन से उसकी पत्नी जो मनीषा होती है उससे दोस्ती करने लगती है। जब साहिल काम पर चला जाता था तो दिन भर मनीषा के रूम में चली जाती थी और उससे कुछ कुछ बात करने लगती थी। धीरे धीरे मनीषा से उसको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और जब कुछ दिनों का वक्त बीतता है तो साहिल अपने पत्नी को कहता है कि तुमको मैं यहाँ रखने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा कमाता नहीं हूं कि मैं तुमको यहाँ रख सकूं, इसलिए तुम माँ के पास चली जाओ, माँ के पास ही रहना। उसकी पत्नी मनीषा ही मान जाती है और फिर अपने पत्नी को लेकर के वो कोलकाता चला जाता है। कुछ दिन कोलकाता रहता है और फिर से मुंबई चला आता है और उस कमरे में 3-4 दिन बिताने के बाद सोचता है कि मैं अब रूम चेंज कर लूंगा। फिर अपने जो रूम मालकिन होती है उससे कहता है कि मैं अब रूम छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा रूम लूंगा। और रूम मालकिन कहती है ठीक है कि तुम छोड़ देना, लेकिन जितना दिन तुम यहाँ नहीं था उसका पैसा और 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। जब साहिल ये बात सुनता है तो कहता है कि एक्स्ट्रा पैसा मैं कैसे दूंगा। तो कहती है कि यहाँ का यही रूल है कि जब कोई रूम छोड़ता है तो उसे 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब जो साहिल था उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पैसा दे सके। वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए पैसा छोड़ दीजिए। वो कहती मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरा बात मानोगे तो तुम जब तक चाहो जब तक यहाँ रहना, मैं तुमसे कभी कोई पैसा नहीं लूंगी, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, अब बाकी का पैसा ही माफ कर दूंगी। वो लड़का कहता है कौन सा काम। तो कहती है कि जो तुम्हारे पत्नी के साथ करता था वो काम तुमको मेरे साथ भी करना होगा, तुमको मेरे साथ पति जैसे रहना होगा। लड़का साहिल होता है वो मान जाता है और इसके बाद वो जो महिला होती है सुनीता मोरेन इस लड़का को अपने पति के तरह उसके साथ रहने लगती है और उसके साथ सब कुछ करने लगती है। दोस्तों खाना ही बनाती थी, खाना भी खिलाती थी और रात में अपने पति की तरफ अपने पास सुलाती थी और लड़का उसके साथ संबंध बनाया करता था। तो समय यही बीत रहा था कि 5-6 महीने का जब वक्त बीतता है तो उसकी पत्नी जो मनीषा होती है वो कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कोलकाता आ जाइए। साहिल कहता है ठीक है, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कोलकाता आ जाऊंगा। फिर इसकी जो रूम मालकिन होती है सुनीता मोरेन उससे कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूं। तो सुनीता मोरेन कहती है कि तुम घर नहीं जा सकता। ये कहता है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, 2-4 दिन में ही लौट आऊंगा। तो कहता है नहीं, तुमको कोलकाता जाना ही नहीं है, अगर तुम जबरदस्ती करोगे, मेरा बात नहीं मानोगे, जबरदस्ती जाओगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, पुलिस को कह दूंगी कि तुमने मुझे किराया भी नहीं दिया है और तुम मेरा पैसा लेकर भाग गया है और तुमने मेरे साथ गलत किया है। अब जो साहिल था पूरे तरीके से डर जाता है, अपने पत्नी को कहता है कि मैं कुछ काम में फंस गया हूं, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और उसके साथ मजबूरी में रहने लगता है। पहले तो सब शौक से करता था, लेकिन अब मजबूरी में उस महिला के साथ संबंध बनाता था और वही रहता था। कुछ दिनों का वक्त बीतता है। अब धीरे धीरे जो साहिल था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस महिला के चंगुल से कैसे निकले। और फिर एक दिन जाता है मार्केट से और मीठा पॉइजन लेकर आता है और उसकी जो रूम मालकिन सुनीता मोरेन होती है उसे खाने में मिला करके उसे खिला देता है। अब जो सुनीता मोरेन थी खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो लड़का था उसका एटीएम वगैरह निकाल लेता है और सब ले करके वहां से फरार हो जाता है। वो अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाती है और अगले दिन जब नौकरानी आती है और दरवाजा नहीं खोलती है फिर लोगों को बुला करके उसका दरवाजा को तोड़ा जाता है, फिर उसका लाश मिलता है। उधर जो साहिल था एटीएम लेकर जाने के बाद उसके एटीएम से जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा एटीएम खाली कर देता है। लेकिन साहिल को नहीं पता था कि जिस एटीएम से पैसा निकाल रहा है वही एटीएम उसको एक बार सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। दोस्तों उस एटीएम के जरिए ही साहिल पकड़ा जाता है और आखिरकार साहिल की जेल हो जाती है। आज साहिल जेल में सजा काट रहा है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से आपको केवल जागरूक करना था। बाकी जो महिला के साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।